हाँ, ये वायरस बॉर्न डिजीज हिपेटाइटिस बी पार्ट 2 में हम तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन जो चीज़ें बच गई थी वो है इसका निदान, इसकी रोकथाम, कंट्रोल और ये मेडिकल मैनेजमेंट। ये 3 पॉइंट इसमें बहुत खास हैं। तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि निदान के लिए यानी आप कैसे ये जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति हिपेटाइटिस बी से वास्तव में संक्रमित है भी या नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके ब्लड का हमें टेस्ट करना चाहिए। अगर उसमें ये हिपेटाइटिस बी एंटीजन एवं एंटीबॉडी सिस्टम पाया जाता है, पॉजिटिव है, तो आप मान लेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जिसने ब्लड का सैंपल दिया है वो हिपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित है। और फिर क्या करना होगा, एक दूसरा उसके सीरम का भी टेस्ट करते हैं। यदि उसके सीरम में हिपेटाइटिस बी के एंटीजन प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर हम कंफर्म हो जाएंगे कि अमुक व्यक्ति हिपेटाइटिस बी से पीड़ित है, हिपेटाइटिस बी के वायरस से संक्रमित है। अब यह मालूम हो ही गया तो फिर हमें करना क्या चाहिए। अब उसके प्रिवेंशन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टेप लेते हैं वो होता है वैक्सीनेशन। यानी वैक्सीन दे करके जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको इस इन्फेक्शन से बचाने की कवायद या उपाय। तो इसमें जो पहला वैक्सीन हम यूज करते हैं वो क्या है, हिपेटाइटिस बी वैक्सीन नवजात शिशुओं में लगाना चाहिए। न्यूबॉर्न में हिपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवश्य लगा देना चाहिए। डोज उसकी बताई गई 0.5 ml IM, यानी इंट्रामस्कुलर 0.5 ml की एक डोज नवजात शिशु को अवश्य लगानी चाहिए। दूसरा, वयस्क में 1 ml की डोज 3 डोज में बांटकर 0-1-6 माह की समय सारणी के अनुसार, माने एडल्ट के केस में हमें क्या करना चाहिए, इस वैक्सीन की मात्रा को हम बढ़ा देंगे, यानी 1 ml कर देंगे और डोज की भी संख्या बढ़ा देंगे। इसको 3 डोज में हम करेंगे, पहले दिन फिर 1 फिर 0 छठवें दिन। तो ये 3 डोज हम देंगे एडल्ट के केस में, और नियोनेटल या न्यूबॉर्न के केस में सिर्फ हम एक ही डोज देंगे, वो होगी 0.5 ml की इंट्रामस्कुलर डोज। दूसरा जो उपाय बताया गया, तीसरी उपाय जो बताई गई, पेंटावेलेंट वैक्सीन। यह वैक्सीन निम्नलिखित, पेंटावेलेंट का मतलब ही हो गया 1 से अधिक। यह वैक्सीन निम्नलिखित 5 बीमारियों से सेफ्टी देने में, उसका प्रोफाइलेक्शन करने में, बचाव करने में यह मदद करती है। तो इस वैक्सीन का यूज हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं, किन किन बीमारियों से बचाव हो सकता है इसके लगने से, वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया मतलब आपके गले, बच्चे के गले में एक फॉल्स मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है और जिससे वो कोई चीज न निगल पाता है न खा पाता है, उसकी डेथ हो सकती है। दूसरा है पर्ट्यूसिस, यानी खांसी, ये ड्राई कफ, हुपिंग कफ जिसको आप बोलते हैं। तीसरा है टिटेनस। चौथा है हिपेटाइटिस बी। पांचवा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया। ये जो 5 बीमारियों का नाम आपको बताया गया, इन 5 बीमारियों के प्रोफाइलेक्शन के लिए, इनसे बचाव के लिए, इनकी रोकथाम के लिए हम एक ही वैक्सीन का यूज करते हैं, वो है पेंटावेलेंट वैक्सीन। अब जो चौथी उपाय है वो है हिपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। जब सतही एंटीजन पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने के पश्चात हिपेटाइटिस बी की रोकथाम हेतु दिया जाता है। जब यह सतही एंटीजन, माने सतह पर, सरफेस पर अगर इसका एंटीजन पॉजिटिव है ब्लड में, तो फिर उसके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाव के लिए हम हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन का प्रयोग करते हैं। 5वीं उपाय जो बताई गई
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड की जांच अवश्य कर लेना चाहिए। अगर व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत है, तो फिर जो ब्लड डोनर है उसके ब्लड को हम पहले ही अच्छी तरीके से उसकी परीक्षा कर लेंगे, उसका परीक्षण कर लेंगे, उसकी टेस्टिंग कर लेंगे कि कहीं ये पहले से ही तो संक्रमित नहीं है, यानी उसके ब्लड में ये वायरस तो प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं है, निगेटिव है, तभी उस ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अन्यथा बिना अच्छी तरीके से जांच पड़ताल के ब्लड का ट्रांसफ्यूजन इस बीमारी के प्रचार, इस वायरस के प्रचार प्रसार में काफी सहायक हो सकता है। अगला जो प्रिकॉशन बताया गया वो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी की देखभाल करते समय जो सेफ्टी टेक्निक बताए गए हैं, इनका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो क्या है, जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसके पेशेंट के टच में होता है, रोगी के टच में होता है, उसे बार बार वहाँ जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, दवा खिलाना पड़ता है, बाकी और सब टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, ब्लड सैंपल के लिए। तो इस तरह के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जब इस तरह के पेशेंट के देखभाल करते हैं, उनका केयर करते हैं, तो उनको जो सेफ्टी ये डिवाइसेस बताई गई हैं, इनका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। कहा है ना किसी ने, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना से यदि बचना है तो मास्क का यूज जरूर करना चाहिए, ग्लव्स का यूज जरूर करना चाहिए, टोपी का यूज जरूर करना चाहिए, एप्रिन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये तमाम, पैर में शू जरूर होना चाहिए। तो ये तमाम जो सेफ्टी टेक्निक बताए गए हैं, इनको किसी भी तरह से इग्नोर करके आप संक्रमित व्यक्ति की देखभाल नहीं कर सकते हैं। अगली जो उपाय बताई गई, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए हमेशा सिक्योर या सुरक्षित यौन संबंध ही बनाना चाहिए। इसमें जो डिवाइस बताई गई, जो उपाय बताए गए हैं, जैसे जब भी आप सेक्स संबंध बनाना चाहते हैं तो फिर कंडोम का यूज अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपको ऊपर बताया जा चुका है मोड ऑफ स्प्रेड में कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज के द्वारा भी फैलते हैं। ये सीमन के द्वारा भी इनका प्रचार प्रसार होता है। इसलिए सुरक्षित यौन संबंध बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही इसको एक हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में पहुंचा देगी। अगली उपाय जो बताई गई, शेविंग के समय ब्लेड का रीयूज नहीं करना चाहिए। लोग चले जाते हैं शेविंग कराने के लिए, दुकान में 5 लोग बैठे हैं, तो सबके लिए अलग अलग ब्लेड की का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी का शेविंग किया गया, फिर वही ब्लेड दूसरे के लिए रीयूज किया गया, तीसरे के लिए भी किया गया। तो ये खतरे से खाली नहीं है। और एक हेल्दी व्यक्ति, भला चंगा व्यक्ति मिनट नहीं लगेगा और इस वायरस का शिकार हो जाएगा और वो इससे संक्रमित हो जाएगा। तो हमेशा शेविंग करते समय बिल्कुल नई ब्लेड का यूज करना चाहिए। और अगली उपाय क्या बताई गई, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे संक्रमण तो अज्ञानतावश फैल जाते हैं। हम प्रिकॉशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि क्या प्रिकॉशन लेना है ये हमें मालूम नहीं होता। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, जो इसको जानने वाले लोग हैं या जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको, आम आदमी को अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि ये बीमारी कैसे फैलती है, इसके फैलने से क्या हो सकता है, इसके संक्रमण से क्या नुकसान हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर ये किसी को हो ही गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, किस तरह की जांच कराई जाती है। तो तमाम जानकारी अगर आम लोगों तक हो जाए, इसके रोग के प्रति, संक्रमण या वायरस के प्रति जागरूकता हो जाए, तो बहुत सारे लोग अपने को सुरक्षित करने में सफल हो जाएंगे। अगला पॉइंट बताया गया, संक्रमित द्वारा प्रयुक्त सामग्री का निस्तारण
उचित तरीके से करना चाहिए। हमेशा जो भी संक्रमित व्यक्ति ने सामानों को यूज किया है या जो उसके टच में हैं, उन सामानों का उनको विसंक्रमित अच्छी तरीके से करना चाहिए और उसके डिस्चार्जेज वगैरह जो हैं उनका निस्तारण, डिस्पोजल भी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। अन्यथा ये एक हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में प्रवेश कर, एंट्री कर उसको ये संक्रमित कर सकते हैं। अब इसका बताया गया मेडिकल मैनेजमेंट, जो आज का जो ये वीडियो है इसमें तीसरा ये मुख्य पॉइंट है मेडिकल मैनेजमेंट। अब आप मेडिकल मैनेज कैसे करेंगे इसको, तो एंटी एमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। एंटी का मतलब अपोजिट, इमेटिक का मतलब, ये शब्द आया इमेसिस से, इमेसिस का मतलब होता है नासिया एंड वोमिटिंग। तो ये उल्टी की दवा है जो उल्टी को रोक देती है। तो हमें इस ट्रीटमेंट का यूज करना चाहिए संक्रमित व्यक्ति को, क्योंकि उसमें नासिया वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है, उसे बार बार उल्टी हो जाती है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि उसकी वोमिटिंग की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमें देना होगा एंटी इमेटिक ट्रीटमेंट, यानी वह ट्रीटमेंट जो वोमिटिंग और नासिया को रोक दे, पेशेंट को उससे आराम दिला दे, निजात दिला दे। और क्या करना चाहिए, बेड रेस्ट। बेड रेस्ट का मतलब समझते हैं ना, बेड रेस्ट का मतलब उस व्यक्ति को ऑन बेड कर दीजिए, ना वो घूमे, ना फिरे, ना क्राउड वाली जगह पर जाए, ना दूसरों लोगों से मिले जुले, अन्यथा वो इसके प्रचार प्रसार का उत्तम साधन हो सकता है। तीसरा जो है हिपेटाइटिक टॉक्सिक ड्रग से दूर रहना चाहिए। हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स, वे ड्रग्स जो हिपैटोटॉक्सिक, हिपैटो का मतलब ये शब्द हीपर से बना और हीपर का मतलब होता है लीवर। तो लीवर के लिए जो टॉक्सिक ड्रग्स हैं इनके यूज से बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का भी प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये लिखा पड़ा है, खुजली रोकने के लिए। उसको इचिंग होती है, खुजली होती है, तो उसको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यानी वे ड्रग्स जो खुजली को प्रिवेंट करने में सक्षम हैं उनका यूज करना चाहिए। इस तरह का ट्रीटमेंट आपका होना चाहिए। और लास्ट में कार्टिकोस्टेरॉइड का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर जरूरी हुआ तो। इस संक्रमित व्यक्ति को, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति को कार्टिकोस्टेरॉइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कार्टिसोन ग्रुप की दवाएं हैं, आप जानते हैं इनका काम। तो ये हम मेडिकल मैनेजमेंट में मुख्य रूप से जो ये 5 पॉइंट्स बताए गए हैं इनको ध्यान में रखते हुए उस हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। अब इसी के साथ ये हेपेटाइटिस बी पार्ट 2 यानी हेपेटाइटिस बी का चैप्टर खत्म हुआ। और मेरे ख्याल से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जितने भी वायरस आपके सिलेबस में दिए गए हैं MSN पार्ट 2 में, उनकी सारी की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम अगले एपिसोड में कुछ दूसरी चीज लेकर के आएंगे।